राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल गुप्ता, आपका राजनीति विज्ञान का शिक्षक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय हम राजनीति विज्ञान को पूरा करने के लिए एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने की है विचारकों से। तो इसमें पाश्चात्य विचारकों को हम पूरा कर चुके हैं और इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय विचारकों का। भारतीय विचारकों में हम महात्मा गांधी, अरविंद घोष को पूरा कर चुके हैं और आज बारी है मानवेंद्र नाथ राय की, जिन्हें एम.एन. राय भी कहा जाता है। तो अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप उन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा मानवेंद्र नाथ राय के साथ। इनका जन्म 1887 में और मृत्यु 1954 में हुई थी। इनका जन्म हुआ था 6 फरवरी 1887 में और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र भट्टाचार्य। 1905 के बंगाल आंदोलन से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश लिया और उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद ये विदेश चले गए और मैक्सिको में इन्होंने साम्यवादी दल की स्थापना की। उसके पश्चात जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी सोवियत संघ में, ये उससे प्रभावित हुए और लेनिन ने इन्हें रूस बुला लिया, तो ये रूस चले गए। रूस जो कि सोवियत संघ का आधुनिक नाम है। 1991 तक उसे सोवियत संघ कहा जाता था, उसके बाद उसे रूस कहा जाता है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था 16 देशों में, तो उसके बाद से जो सोवियत संघ का प्रतिनिधि है वो रूस है, तो उसे रूस भी कह सकते हैं, वैसे सोवियत संघ कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो सोवियत संघ में हुई थी। सोवियत संघ, ठीक। ये बोल्शेविक क्रांति थी, क्या थी, इसे समझ लेते हैं। ये हुई थी सोवियत संघ में 1917 में। 1917 तक रूस में जार का शासन था, जिसके शासन से जनता दुखी हो गई थी और जो सोवियत संघ था वहाँ पर आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही थी। ज़्यादातर जो संपत्ति थी वो जमींदारों साहूकारों के पास इकट्ठी हो गई थी और जनता त्रस्त थी। तो इसी से जो असंतोष या आक्रोश पैदा हुआ, उसके कारण बोल्शेविक क्रांति हुई सोवियत संघ में। इसे प्रथम समाजवादी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। चूँकि मानवेंद्र नाथ राय भी शुरुआत में मार्क्सवादी विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और वो मार्क्सवाद को काफ़ी अच्छा भी मानते थे, तो ये मानवेंद्र नाथ राय के शुरुआती जीवन की घटना है जब वो बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित हुए और उससे प्रभावित होकर वो लेनिन से मिलने सोवियत संघ गए। एम.एन. राय ने कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए थे जिनके कारण उन्हें भारतीय राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। तो आइए जानते हैं एम.एन. राय के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहला उन्होंने सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक राजनीति का। जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था, इसी तरह से मानवेंद्र नाथ राय ने वैज्ञानिक राजनीति का सिद्धांत दिया। वैज्ञानिक से मतलब कि जो भारतीय राजनीति थी, जब मानवेंद्र नाथ राय 1900 की शुरुआत में या 1910 के आसपास जब राजनीति का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि जो भारतीय राजनीति थी वो धर्म और आध्यात्मिकता पर आधारित थी और महात्मा गांधी जैसे जो विचारक थे वो धर्म और नैतिकता पर आधारित राजनीति की वकालत करते थे। वो कहते थे कि राजनीति को धर्म और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। इसके विपरीत एम.एन. राय ने ये कहा कि जो राजनीति है वो धर्म और आध्यात्मिकता से पृथक होनी चाहिए, मतलब राजनीति में धर्म और आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित रहे हैं। मार्क्स धर्म का विरोधी है। मार्क्स धर्म के बारे में ये कहता है, या एम.एन. राय धर्म के बारे में ये कहते हैं कि जो धर्म है उसने जनता को कभी जागरूक होने ही नहीं दिया। धर्म ने हमेशा मनुष्य की आंखों पर एक पट्टी बांध कर रखी और उस पट्टी को कभी जो उस समय के दार्शनिक थे, विचारक थे, वो हटा ही नहीं पाए। इसलिए एम.एन. राय धर्म का विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि व्यक्ति को विवेकपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से सोचना चाहिए,
तर्क वितर्क के आधार पर सोचना चाहिए और फिर अपने कुछ निर्णय लेने चाहिए। तो उन्होंने जो वैज्ञानिक राजनीति का सिद्धांत दिया, उन्होंने उस पर बल दिया भौतिकवाद पर। भौतिकवाद का मतलब होता है जब आप भौतिक चीज़ों यानी कि वस्तुओं को, पदार्थ को वरीयता देते हैं कि दुनिया जैसी जो दिख रही है उसमें जो भी वस्तुएं पदार्थ दिख रहे हैं उनके आधार पर विचारों का निर्माण करना। तो वैज्ञानिक राजनीति के अंतर्गत एम.एन. राय ने भौतिकवाद पर बल दिया और समाजवाद पर। समाजवाद मतलब कि जो भी समाज के संसाधन हैं वो उचित व वैधानिक रीति से सभी मनुष्यों में समान रूप से बंटने चाहिए, ये समाजवाद है। तो एम.एन. राय चाहते थे कि जो राजनीति है वो भौतिकवाद पर आधारित हो, समाजवाद पर आधारित हो और धर्म पर आधारित ना हो, तभी भारत में जो है विकास हो सकता है। अगला, उन्होंने भौतिकवाद पर बल दिया। इस महीने में एम.एन. राय के जो विचार हैं वो मैकियावेली से मिलते हैं। मैकियावेली जिसे आधुनिक कूटनीति का जनक, आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है, और उसने भी राजनीति को नैतिकता से अलग किया था। तो ठीक मानवेंद्रनाथ राय के विचार मैकियावेली से मिल रहे हैं। किस बारे में? कि राजनीति को नैतिकता से पृथक होना चाहिए और भौतिकवाद पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि जो भी दुनिया है बस यही दुनिया है, यही एक जीवन है और इसी में जो कुछ होगा वो मनुष्य कर सकता है और कोई भी पारलौकिक या अलौकिक दुनिया नहीं है, ये मानना है भौतिकवाद का। तो एम.एन. राय भी ऐसा ही सोचते थे और वो भौतिकवाद पर बल देते थे। अगला, रोमांटिक क्रांतिवाद का सिद्धांत दिया उन्होंने। रोमांटिक क्रांतिवाद का सिद्धांत ये है जब व्यक्ति अपने विचारों में क्रांति को अपनाए और समाज में परिवर्तन या राज्य में परिवर्तन या सत्ता में परिवर्तन क्रांतिकारी साधनों से लाने का इच्छुक हो, तो उसे बोलते हैं रोमांटिक क्रांतिवाद। रोमांटिक इसे इसलिए भी कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति क्षणिक रूप से अपनी युवावस्था में जोश में आकर क्षणिक रूप से कुछ क्रांति करके थोड़े बहुत परिवर्तन लाने की कोशिश करता है तो उसे रोमांटिक क्रांतिवाद कहा जाता है। रोमांटिक का मतलब है ये क्षणिक है, थोड़े ही समय तक रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो एम.एन. राय का जो क्रांतिवाद था वो रोमांटिक था, यानी कि वो क्षणिक हिंसा द्वारा ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना चाहते थे। उनका विश्वास ये था कि शांति, विनय, प्रार्थना के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म नहीं किया जा सकता है। यदि उसे भारत से समाप्त करना है तो हमें क्रांति का सहारा लेना ही होगा। अगला था मार्क्सवाद की आलोचना। अभी तक आपने जाना था कि जो एम.एन. राय थे वो मार्क्सवाद के समर्थक थे, मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। ये सही बात है, लेकिन ये अपने जीवन के शुरुआती अवस्था तक ऐसा रहा था। एम.एन. राय जो कि मार्क्स को अच्छा मानते थे और उनका ये विचार था कि जो मार्क्स के विचार हैं उससे दुनिया में सकारात्मक बदलाव आ सकता है और जो दुनिया में अन्याय है उसे दूर किया जा सकता है, ऐसा एम.एन. राय शुरुआत में मानते थे। लेकिन जब वो सोवियत संघ में पहुंचे, वहां पर साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय में भाग लिया और कमिटर्न जिसे कहा जाता था उसमें भाग लिया, तो एम.एन. राय ने मार्क्स के सिद्धांतों में कुछ संशोधन किए। विशेषकर उन्होंने जो सोवियत संघ था, ये सोवियत संघ, इसका जो एकाधिकार था मार्क्सवाद को लेकर उसका विरोध किया और एम.एन. राय ने ये बताया कि मार्क्सवाद पूरी दुनिया के लिए है, सोवियत संघ उस पर एकाधिकार नहीं कर सकता। उन्होंने मार्क्सवाद में कुछ कमियां भी पाई जिसको उन्होंने कमिटर्न में सबके सामने रखा, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने एम.एन. राय को कमिटर्न से निष्कासित कर दिया। अब जब निष्कासित हो गए तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और उसके बाद वो मार्क्सवाद के आलोचक बन गए। उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना कई कारणों से की। पहला, मार्क्सवाद व्यक्ति को राज्य के अधीन कर देता है, मतलब व्यक्ति एक साधन के रूप में मार्क्सवाद में मौजूद है, जबकि मानवेंद्रनाथ राय ये मानते थे कि व्यक्ति का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है और वो राज्य से ऊपर है। दूसरा, उन्होंने मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति की भी आलोचना की।
उन्होंने ये कहा कि मार्क्स ने जो वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से विकास होना बताया है, इतिहास में इसके उदाहरण देखने को नहीं मिलते। तीसरा, उन्होंने मार्क्स की जो इतिहास की अवस्थाओं का क्रम था, जिसमें मार्क्स ने इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई थी, उसे भी सही नहीं माना और ये कहा कि इतिहास में कभी भी इस तरह की अवस्थाएं मौजूद नहीं रही हैं, इसलिए मार्क्स का ये सिद्धांत भी गलत है। तो इन सब आधारों पर एम एन राय ने मार्क्सवाद की आलोचना की। इसके बाद एम एन राय ने जो अपना नव मानववाद का सिद्धांत दिया, उसके कारण उन्हें विश्व भर में, ये पूरे भारतवर्ष में ख्याति मिली। एम एन राय का जो नव मानववाद था, ये एक मौलिक सिद्धांत था। मानववाद का मतलब होता है जब मानव को ही विचारधारा का केंद्र बिंदु माना जाता है और उसी को साध्य मानकर बाकी चीज़ों को तोला जाता है, तो उसे बोलते हैं मानववाद। नव मानववाद ये इसलिए था कि एम एन राय ने इसमें विवेक पर सर्वाधिक बल दिया। मनुष्य इससे पहले तक, 19वीं सदी से पहले तक अपना जीवन धर्म और धार्मिकता के आधार पर ही जीते आए थे और धर्म से अलग कुछ भी सोचने की स्थिति में मनुष्य नहीं रहा था। एम एन राय ने अपने नव मानववाद में ये बताया कि मनुष्य को मानवीयता के आधार पर तोला जाना चाहिए और किसी भी कार्य को करते समय मनुष्य को केंद्र में रखा जाना चाहिए। कोई भी निर्णय विवेक के आधार पर, तर्क संगतता के आधार पर लिया जाना चाहिए। उन्होंने धर्म का विरोध किया और विवेक पर बल दिया। इसके बाद एम एन राय ने राज्य और स्वतंत्रता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और उनके जो राज्य और स्वतंत्रता से संबंधित विचार हैं, वो व्यक्तिवादियों से मिलते जुलते हैं। मतलब व्यक्तिवादी ये कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य को व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही विचार हैं एम एन राय के। वो भी ये मानते हैं कि राज्य बल प्रयोग पर आधारित संस्था है और उसका अधिक से अधिक व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप व्यक्ति के विकास को सीमित करता है। तो एम एन राय व्यक्ति के जीवन में राज्य द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप के खिलाफ थे। इसके बाद उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए राष्ट्रवाद के संबंध में। उन्होंने राष्ट्रवाद की आलोचना की। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रवाद है वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है। यहाँ हम समझते हैं कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद क्या होता है। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्ट करना, कहीं पर किसी दूसरे देश में जाकर रुपया पैसे लगाना और फिर वहाँ के संसाधनों को इस्तेमाल करना और फिर उससे लाभ कमाना। उपनिवेशवाद का मतलब है एक ऐसी विचारधारा जब कुछ जो पूंजीवादी या अमीर देश हैं वो किसी दूसरे देश में जाते हैं, विशेषकर गरीब देश में या विकासशील देशों में, वहाँ पर अपने कुछ संसाधनों को लगाते हैं, विशेषकर पूंजी को, फैक्ट्रियों को, और उस देश का जो कच्चा माल है, जो संसाधन है, उसे इस्तेमाल करते हैं और लाभ अर्जित करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये कहलाती है उपनिवेशवाद। इसके बाद अगला शब्द है साम्राज्यवाद। साम्राज्य मतलब होता है कि जो आपकी टेरिटरी है, जो भौगोलिक क्षेत्र है आपका, जब उसे बढ़ाने का आप प्रयास करते हैं तो वो कहलाता है साम्राज्यवाद। जैसे यदि कोई देश अपनी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करना चाहे तो उसे कहा जाएगा कि वो साम्राज्यवादी देश है, जैसे आजकल चीन कर रहा है। चीन की विदेश नीति का ये घोषित लक्ष्य है कि साम्राज्यवाद को बढ़ाना, यानी कि चीन को अपनी जो जैसे जैसे उसकी जनसंख्या बढ़ रही है तो वैसे वैसे वो अपनी भौगोलिक सीमाओं को भी बढ़ा रहा है और यही कारण है कि वो भारतीय सीमाओं में भी अतिक्रमण कर चुका है और हजारों किलोमीटर का जो भारतीय क्षेत्र है उसे कब्जा कर चुका है। तो ये होता है साम्राज्यवाद। तो एम एन राय ने राष्ट्रवाद की आलोचना की थी कि राष्ट्रवाद के कारण उपनिवेशवाद बढ़ता है व साम्राज्यवाद बढ़ता है और ये दोनों ही एक बुराई हैं और जब ये बढ़ते हैं तो ये विश्व में एक बहुत ही विषमता को लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा विषमता इससे बढ़ने लगती है और जो वर्तमान विश्व में भी मौजूद है। आगे उन्होंने
लोकतंत्र का सिद्धांत दिया और अपने लोकतंत्र को मौलिक लोकतंत्र कहा या उसे संगठित लोकतंत्र भी कहा जाता है। चूंकि एम एन राय शुरुआत में मार्क्सवादी थे और मार्क्सवादी लोकतांत्रिक संस्थाओं को अच्छा नहीं मानते हैं, वो पूंजीपतियों के हाथ का इन्हें खिलौना मानते हैं। तो यही विचार एम एन राय के भी थे लोकतंत्र के बारे में, लेकिन वो लोकतंत्र के पूर्ण विरोधी नहीं थे। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की एक नए रूप की वकालत की, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि लोकतंत्र तो होगा, लेकिन न तो वो पूंजीवादी लोकतंत्र होगा न समाजवादी लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र कई स्तरों पर विभाजित होगा और हर स्तर पर शक्ति बटी हुई होगी और जनता को ये आज़ादी होगी कि वो अपनी ज़रूरतों, आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप अपने लिए कानून स्वयं बना सके। तो ये जो लोकतंत्र संबंधी विचार था एम एन राय का, ये से उन्होंने कहा मौलिक लोकतंत्र या उसे संगठित लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसके बाद एम एन राय ने अपने आर्थिक विचार व्यक्त किए अर्थव्यवस्था के संबंध में, और अर्थव्यवस्था के संबंध में वो ये मानते थे कि भारत जो देश है उसकी जो परिस्थितियां हैं उसके लिए औद्योगिकरण भी जरूरी है और कृषि भी, क्योंकि देश का विकास औद्योगिकरण से जो आय होगी उसी से ही होगा। औद्योगिकरण से ही रोजगार बढ़ता है और रोजगार बढ़ाना भी जरूरी है और आय भी जरूरी है, और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि विदेशों से भी व्यापार हो। तो इसके लिए वो औद्योगिकरण को अच्छा मानते थे। साथ ही साथ कृषि को इसलिए अच्छा मानते थे क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि की अवहेलना नहीं की जा सकती। यदि हम देश के निम्न स्तरीय या मध्यम वर्गीय जनता का विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कृषि को मजबूत बनाना ही होगा। अपने आर्थिक विचार में उन्होंने सहकारिता का भी समर्थन किया कि चाहे औद्योगों की स्थापना हो, चाहे लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना हो या खेती हो, इन्हें सहकारिता के मॉडल पर किया जाना चाहिए। सहकारिता का मतलब होता है जब कुछ लोग आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और वो संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से कोई काम करते हैं, और जब कोई लाभ अर्जित होता है तो उसे सामूहिक रूप से बांट लेते हैं। इसका फायदा ये होता है कि इससे उत्पादकता बढ़ती है। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए एम एन राय ने सहकारिता का समर्थन किया था। इसके बाद एम एन राय अंतर्राष्ट्रीयता का भी समर्थन करते हैं। उनका मानना ये था कि कभी ना कभी भविष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय संघ स्थापित होगा और ये जो वर्तमान की व्यवस्था है जिसमें अलग अलग देश हैं, अलग अलग राज्य हैं, ये समाप्त हो जाएंगे और पूरी दुनिया एक हो जाएगी। और जब पूरी दुनिया एक हो जाएगी तो दुनिया भर में व्याप्त जो गरीबी है, बीमारी है, अन्याय है, अत्याचार हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे और सारी दुनिया एक विश्व के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में साकार हो जाएगी। तो ये थे मानवेंद्र नाथ राय के प्रमुख सिद्धांत जिन्हें हमने जाना। आइए अब हम बात करते हैं मानवेंद्र नाथ राय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अक्सर कंपटीशन के एग्ज़ाम में या यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जो कानपुर षड्यंत्र का केस था वो क्या था या वो किस पर चला और किसे उस केस में 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई। तो 6 वर्ष के जो कारावास की सजा हुई थी वो हुई थी एम एन राय को कानपुर षड्यंत्र केस में। थोड़ा सा इसे जान लेते हैं कि कानपुर षड्यंत्र केस क्या था। ये हुआ था 1924 में। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि मानवेंद्र नाथ राय सोवियत संघ होके आए थे और ये मार्क्सवादी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो जब शुरुआत में ये भारत में आए तो इन्होंने साम्यवाद को या वामपंथीवाद को या वामपंथ को बढ़ाने के प्रयास किए और इन्होंने भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की। चूंकि भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था जो साम्यवाद का विरोधी था, तो उन्होंने ये जो काम कर रहे थे साम्यवाद को बढ़ाने का, उसे राष्ट्र के विपरीत माना, उसे राष्ट्रद्रोह माना और उन्होंने इनके संगठन को प्रतिबंधित कर दिया। और जो ये थे और इनसे संबंधित कुछ और क्रांतिकारी थे उन्हें कारावास की सजा दी। तो ये था कानपुर षड्यंत्र केस जिसमें 6 वर्ष की जेल हुई थी एम एन राय को। इसके बाद आते हैं अगले तथ्य पर। तो जब एम एन राय कमिटर्न से, सोवियत संघ से, साम्यवादी इंटरनेशनल से निष्कासित कर दिए गए थे तो उसके बाद ये भारत आ गए और भारत में आकर इन्होंने अपनी एक
रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और उसके माध्यम से भारत में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना शुरू किया। तो ये पूछ लिया जाता है कि एम.एन. राय की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था, तो इनकी पार्टी का नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके अलावा राय जो कि भारत में उच्च कोटि के दार्शनिक रहे हैं, इन्होंने कई पुस्तकों को लिखा था, तो अक्सर इनकी पुस्तकों को कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इंडिया इन ट्रांजिशन, अगली इंडियाज प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, जो इन्होंने 1922 में लिखी थी। इसके बाद 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ये इन्होंने लिखी थी 1923 में। इसके बाद द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये इन्होंने लिखी थी 1926 में। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी जिनके नाम हैं न्यू ह्यूमनिज्म यानी कि नवमानववाद, मेटेरियलिज्म, साइंटिफिक पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी, और सबसे लास्ट में व्हाट इज मार्क्सिज्म। तो ये एम.एन. राय की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इस कक्षा में हमने एम.एन. राय, उनका जीवन परिचय, उनके प्रमुख सिद्धांत, उनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में जाना। यदि आप पॉलिटिकल साइंस या उससे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है निखिल सर एजुकेशन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।